कुछ एडवाइस दें सर स्पेसिफिकली यूथ के लिए। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई थिंक इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो आपकी नज़र में हु डू यू थिंक आर द स्टार परफॉर्मर्स? 9 to 5 करके आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और ये बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस, तो चीज़ें तो मेहनत मांगती हैं। एआई के इस बूम के बाद व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वी कैन एक्सपेक्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? शो ऑफ करने की जो एक वो आ गई है नेचर, फ्लेक्स उससे जो है ना उनका अंदर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू लुक फॉर व्हेनेवर अ पर्सन कम्स फॉर हायरिंग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब साइड। मुझे बस आप ये बताएं शुरू में हम अपनी ऑफिशियल पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपनी कंपनी का, ज़रा कुछ तारुफ करा दें। ठीक है, श्योर। मेरा नाम मोहिउद्दीन पारेख है। सो बेसिकली हम लोग एक डिज़ाइन कंपनी रन करें जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेस के अंदर है। Okay. और प्राइमरीली हम SaaS और AI सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं। SaaS और AI को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहलाती है, जिसमें आप डायरेक्टली एक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और फिर उस सर्विस को यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को। और उसमें बेसिकली बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर डिज़ाइन की नीड होती है, जहाँ पर फ्लोज़ को बेहतर करने की नीड होती है। मैं आसान ज़बान में इसलिए समझा रहा हूँ कि जो लोग टेक्निकल नहीं हैं उनके लिए, तो उनको हम जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी डिज़ाइन की उसमें नीड्स होती हैं स्टार्टअप्स को, वो हम सारी उसमें कवर करते हैं एज लॉन्ग एज जितने भी डिजिटल वाले काम हैं। तो क्लाइंट्स हमारे सारे US और यूरोप के हैं और उनको प्राइवेटली हम सर्व कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में कराची में हमारा ऑफिस है। तो ये बेसिकली आप मुझे अभी बिहाइंड द सीन वो अपनी कंपनी के नाम और उसकी फ़िलॉसफी के बारे में बता रहे थे, तो वो भी जी बिल्कुल। नाम मैं एक्चुअली ऐसा चाह रहा था जो कि नॉर्मली उस ज़माने में ये ट्रेंड था कि लोग दो वर्ड्स को मिला के जो है ना उसे कोई कंपनी बनाते थे, टेक जायंट्स XY समथिंग लाइक दिस। तो मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं एक ऐसा सिंगल वर्ड बनाऊं जिसमें जो मीनिंगफुल भी हो, एट द सेम टाइम उसका मुझे .com डोमेन भी मिल जाए। तो बहुत सोचने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि एक जो कंपनी का नाम है मेरा डेकोजेंट, तो कोजेंट बेसिकली उस जो मीनिंग है वो है लॉजिकल और मीनिंगफुल, और DE डिराइव किया हमने डिज़ाइन से। सो डेकोजेंट को इस तरह से मिलाया हमने। तो वी एक्चुअली डू लॉजिकल डिज़ाइंस। नाइस नाइस, मतलब वो नाम के पीछे भी एक फ़िलॉसफी है, उसके बाद फिर ये काम करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप ये बताएं ज़रा कि अभी आप लोग चूँकि माशाल्लाह काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, और अच्छा मैं पहले ना थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी नाइव, मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल आपसे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा जो ना एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो अभी इस टाइम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर स्किल सेट की डिमांड्स हैं, आप लोग ऑब्वियसली हायरिंग वगैरह करते रहते हैं और लोगों को इस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू लुक फॉर व्हेनेवर अ पर्सन कम्स फॉर हायरिंग? अच्छा ये देखिए, ये तो क्योंकि काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। बट अगर मैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ किसी पर्टिकुलर स्किल की बात करूं, तो वो कुछ जेनेरिक स्किल है जिसमें आप ओनरशिप की बात कर सकते हैं। यू नीड टू हैव लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाँ आप चीज़ों को खुद से करने की जो है ना आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो आदत होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी एक ऐसी जो है ना वो ट्रेट है जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली स्किल्स के अंदर नहीं आती, बट ये सारी ट्रेट्स के अंदर शामिल है। लेकिन इन जनरल आप जो भी काम कर रहे हैं, यू नीड टू हैव प्रो लेवल ऑफ स्किल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरा जो स्किल सेट लेवल है वो प्रो लेवल होना चाहिए, मास्टरी लेवल होना चाहिए। ठीक है, एक एवरेज या मीडियोकर लेवल की जो स्किल सेट है किसी भी एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो एक तो बहुत जल्द आउटडेटेड हो जाती है, दूसरी बात वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, और आप जो है उसमें उस लेवल की स्केल हासिल नहीं कर सकते कभी जो कि एक एक्सपर्ट लेवल या प्रो लेवल बंदा कर रहा होता है।
सो दीज आर द काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड। तो अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूँ तो जो 4-5 बातें सर ने बताई हैं उनमें से एक सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि ओनरशिप होनी चाहिए इंसान के अंदर। यू नीड टू बी समवन हु वी कैन लीन ऑन, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो। कोई काम, कोई टास्क दे दिया, फिर मैं इत्मीनान रखूँ कि हाँ ये काम हो जाएगा, मतलब मुझे इसके बारे में फिर ज़्यादा बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ओनरशिप हो गई, दूसरा आपने ऑनेस्टी का बताया, तीसरा आपने इंटेग्रिटी का बताया। ये बड़ी की चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए। और आखिर में ऑब्वियसली मास्टरी होनी चाहिए, जो आपकी बेसिक जेडी है उसके अंदर आपको मास्टरी आनी चाहिए, तभी तो आप आगे चीज़ें लेके चलेंगे। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हर कंपनी में ना कुछ हीरे होते हैं, मतलब स्टार परफॉर्मर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत एग्जीक्यूटिव क्लास का ही बंदा हो सकता है कि कंपनी का कोई डोमेस्टिक हो। तो आपकी नज़र में हु डू यू थिंक आर द स्टार परफॉर्मर्स फॉर द कंपनी? स्टार परफॉर्मेंस, एक तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, बट मेरी नज़र में स्टार परफॉर्मर वही है जो ये 3 स्किल्स जो मैंने अभी बताई हैं वो उनके अंदर हों। उसकी वजह ये है कि जब स्किल्स होती हैं तो आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, इवन इंटर्न लेवल पे हों या आप ऊपर लेवल के ऊपर हों, ये आपको वो ट्रस्ट देती है जो कि आप जिसमें वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर जो है ना आप रहकर काम कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी मतलब बिजनेस इज रियली चैलेंजिंग स्टफ, राइट। आपका एक तो जब आपके अंदर मास्टरी होती है सो इट क्रिएट्स ट्रस्ट, और ट्रस्ट जब होता है तो फिर ये आप आगे चल के जो है ना किसी के साथ आप जब काम करते हैं तो दैट मेक्स अ वर्किंग रिलेशनशिप। तो मेरे नज़र में स्टार परफॉर्मर तो वही है जो कि ये 2-3 जो ट्रेड्स हैं वो हों। एक चीज़ मैं और आपको बहुत अहम चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। वो जो जनरली लोग आम तौर पे वो जो स्किल उन्हें आती है, जो काम उन्हें आता है, वो तो बात कर ही रहे होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपने मुझसे एक सवाल किया और मैं उसके बारे में नहीं जानता तो ज़रूरी नहीं मुझे जवाब देना उसका, मैं कह सकता हूँ मुझे नहीं मालूम। सही, मतलब आई डोंट नो बोला जा सकता है, मतलब आई डोंट नो बोल। और ये वाली स्किल बहुत मेजॉरिटी लोगों में नहीं है, बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। और इसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि उनकी एक अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें बताना ही है, ठीक है। अगर उन्हें नहीं पता या तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा या फिर उनको जज किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको 2 नुकसान देती है। नंबर 1, आपका एक तो ट्रस्ट ख़राब कर देती है अगले बंदे पे, क्योंकि आपने कह तो दिया, कमिट कर दिया, बट यू वुड नॉट एबल टू डू दैट। नंबर 2, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, क्योंकि जब आप कहेंगे ही नहीं कि मुझे नहीं आता तो आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो इज एक्चुअली अ पावरफुल थिंग। मतलब इतनी एक तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और अपने ऊपर इतनी सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि मैं बात बोलूँगा तो कर भी लूँगा, आगे चल के इस चीज़ को कवर कर लूँगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। हमारी ना वो टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अक्सर ये बात सिखाई जाती है कि भाई अगर बच्चा सवाल कर रहा है या कोई ऐसा सवाल है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ रहा है और आपको सवाल का जवाब नहीं आता, तो आपने कुछ भी नहीं बोल देना कि मतलब मैं इनसिक्योर फील करूँ कि यार सवाल क्या था, मैं जवाब नहीं दे सका, ये क्या हो गया। तो आप उसको बता दें, आई कैन रेफर इट बैक टू यू। और मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ उसके हवाले से कि मेरी एक आदत शुरू से रही है कि जो चीज़ मुझे नहीं मालूम होती वो मुझे डर नहीं होता कि कोई अगला मेरा मजाक उड़ाएगा। तो मैं एक टूर पे मलेशिया जाना हुआ मेरा, और वहाँ पर हम एक फॉरेस्ट में गए। एंड मलेशिया में वहाँ पर एक मौसी फॉरेस्ट है जो कि बिल्कुल क्लाउड की हाइट के ऊपर है, ठीक है। दे कॉल इट मौसी फॉरेस्ट, और मुझे नहीं पता था मौसी क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जो गाइड थे उनसे पूछा कि वो बता रहे थे मौसी फॉरेस्ट के बारे में, एज्यूमिंग कि एवरीबडी नोज व्हाट इज़ मौसी, मैं भी सबको पता हो, मुझे नहीं मालूम था। और मैंने स्टूपिडली ये सवाल किया कि व्हाट इज़ मौसी, तो वो तो हंसने लग गए, काफ़ी देर हंसते रहे। तो मैंने कहा व्हाट इज़ फनी अबाउट इट। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है मुझे नहीं मालूम, जब भी तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप यू आर द गाइड, आपने बताना है, ठीक है। एंड ही वाज देन ऑकवर्ड, एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो क्लाउड के लेवल के ऊपर जो भी जंगल होता है उसकी इतनी ज़्यादा वो मॉइस्ट क्रिएट हो जाती है, वो ग्रीन हो जाता है पूरा, कि इसकी वजह से उसे मौसी फॉरेस्ट कहते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है। अगर नहीं भी है आपकी स्कूलिंग के अंदर तो आप जब डेवलप करते हैं तो दैट मेक्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो उन टूरिस्ट में भी बहुत सारों को नहीं पता होगी इस बात को, लेकिन हो सकता है हाँ वो बात जो पूछने से डर रहे हो। हाँ,
वो पेयर प्रेशर ऐसा आ जाता है ना, मैं पूछूंगा भी सवाल ऑकवर्ड लगेगा, तो इसलिए वो Exactly. हाँ हाँ करना शुरू कर देता है। सही सही। अच्छा सर, एक इसी चीज़ों को कन्वर्ट अगर हम लोग करें और आगे, तो आपके 2 साहबजादे हमसे पढ़ के जा चुके हैं एक बार भी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इस टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो डिमांड्स हैं या जो स्किल सेट चाहिए, तो आपको लगता है कि TLS का जो मॉडल है, विच इज़ अ यूनिक मॉडल, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेटअप, तो किसी भी तरीके से हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर पा रहे हैं शुरू से, मतलब वो बच्चा जो हमारे पास 9-10 साल से आता है एंड ऑनवर्ड्स, तो क्या वो हेल्पफुल रहेगा उसके लिए आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर? जी बिल्कुल। मुझे एक आपका जो गोल सेटिंग वाला जो पार्ट है वो इसलिए एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का लगता है, क्योंकि एक आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, सो यू एक्चुअली प्लान थिंग्स प्रॉपरली, और अगर आप नहीं करते तो वो फिर चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती। तो जब आप यहाँ पर, अच्छा, इसमें बहुत ही मल्टीपल डायमेंशंस अचीव हो रही हैं सिर्फ गोल सेटिंग के अंदर, जो मैं समझता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के क्या पीछे थॉट प्रोसेस है, यकीनन होगा। अच्छा, एक तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगती है वो ये है कि आप जब ओनरशिप देते हैं बच्चे को कि जी आपने बताना है किस तरह से आप गोल सेट कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है कि जी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ अपने हाथ से, जो मैं करूँगा वो इंस्ट्रक्शनल नहीं है, बल्कि मेरी अपनी चॉइस है कि मुझे क्या चीज़ कितनी करनी है। टू सम एक्सटेंट एक कुछ रूल्स एंड बाउंड्रीज हैं, बट उसमें रहते हुए मेरे पास कुछ फ्रीडम भी है। इसके साथ साथ जब वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें कर रहा होता है, तो इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जो मेरी अपनी लाइफ के अंदर आया, और वो रहा है कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करते करते कई साल लगे कि जी मुझे क्या करना है, मुझे ये फलाना काम करना है, या मुझे ये बिज़नेस ये वाला करना है, या मुझे जॉब ये वाली करनी है। और मैं करते 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 डिफरेंट एरियाज से गुजर के डिज़ाइन की तरफ आया। आप जब ये गोल सेटिंग का जब एरिया देते हैं, तो आप सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं कि कौन सी कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ पर वीकनेसेस हैं, और ये बच्चे को अपने एक्सप्लोरेटरी पाथ को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती है। मेरे हिसाब से तो करती होगी यकीनन, क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने देख रहा हूँ कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये TLS की ये जो चीज़ गोल सेटिंग वाली है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सही सही। अच्छा, इसके अंदर भी ऐसा होता है कि जो आपका कोर इंटरेस्ट है ना, वो शुरू से आइडेंटिफाई होता है, आपको पता है कि भाई इसके अंदर तो मुझे एक्सीलेंट लेवल तक पहुंचना ही है। बाकी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मुझे मेरा कोर इंटरेस्ट नहीं भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना, उसके अंदर भी आपने एक बेयर मिनिमम तक आना ही होगा, उसके बाद फिर जो है ना वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मतलब स्कूलिंग के एज से उसको सॉर्ट हो जाता है कि मुझे क्या चीज़ जो है ना वो अपील कर रही है, मैं किन चीज़ों के अंदर आगे चल के अपने करियर में एक्सेलेंस हासिल कर सकता हूं। बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा बच्चे का, क्योंकि जो बात हम 10 साल में करियर में जाके सीखे, वो शुरू में स्कूलिंग में अगर वो सीख कर निकल रहे होंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक वो हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर थे, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री में थे, 10 साल बाद या 12 साल के बाद उनको ये एहसास हुआ कि भाई आई वॉज नॉट मेड फॉर बैंकिंग, एंड देन ही इंटायरली चेंज द होल इंडस्ट्री, कंपनी नहीं बल्कि इंडस्ट्री स्विच करके वो दूसरी पार्ट की तरफ आ गया। तो अगर हम यहीं से अभी से कुछ हद तक भी डेवलप कर पाए तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी उसके अंदर। अच्छा, सिंस यू आर माशाल्लाह रनिंग टेक कंपनी, तो अभी आजकल पूरी दुनिया के अंदर AI का बूम है और गॉड नोस के कहाँ तक जाएगा, और अब चक्कर ये ऐसा है कि इसका डिनाइल मुमकिन नहीं है। ठीक है, पहले तो शायद 3 साल पहले तक हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, कुछ बोल सकते थे कि नहीं भाई नहीं छोड़ दे, नहीं करें, लेकिन अभी तो हर जगह पर AI है ही, और हमने किस तरीके से उसको चैनलाइज करना है, असल बात ये है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो अब AI के इस बूम के बाद what changes do you think we can expect in corporate world? 3-4 बातें मैं इसमें करना चाहूँगा। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, इवन लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। बट इसमें जब आप टेक्नोलॉजी वाले बिजनेसेस की बात करते हैं या जो जॉब्स की बात करते हैं, यहाँ पर चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हैं कि मुझे 25 साल हो गए और मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऊपर जाते और नीचे जाते देखा है। हमने जब जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के साथ काम करते थे, और मेरे सामने ही क्लाउड
के सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए और फिर डेस्कटॉप एब्सोल्यूट हो गए। जिस एनिमेशन टूल के ऊपर हमने 1 साल 1.5 साल लगा के एक्सपर्टीज हासिल की, वो अचानक एक दिन एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दी उसकी सपोर्ट और वो वैनिश हो गया। और फिर हमने नया टूल सीखा, फिर इसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो ये जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आपको नई चीज़ें सीखने पर जो है वो आमादा करती रहती हैं और मजबूर करती रहती हैं। तो एआई भी इससे डिफरेंट नहीं है। हाँ, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, बट इट्स काइंड ऑफ पैराडाइम चेंज, क्योंकि जब जिस ज़माने में इंटरनेट आया था वो एक बहुत बड़ा चेंज था। ये अब एक दूसरा बहुत बड़ा 25 साल बाद या 30 साल बाद मुझे एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप उसको लर्न करें। बच्चे भी उन चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी उसको अडॉप्ट करें। तो चीज़ें तो चेंज होंगी, लेकिन चीज़ें किस तरफ जाएंगी ये बहुत अनसर्टेन होता है। यू हैव टू कीप लर्निंग। जब शुरू में आज से 2 साल पहले जब एआई नया नया आया था तो हम समझ रहे थे कि शायद ये कंटेंट राइटिंग कर लेगा और क्या कर लेगा, या मैक्सिमम डिजाइनिंग कर लेगा कुछ। नहीं, डिज़ाइनिंग तो अभी भी मतलब अभी तक भी 1 साल पहले तक भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। अच्छा, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं बहुत चीज़ों के अंदर, लेकिन इतना तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही कि यू नेवर नो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। बट अगर मैं पास्ट में देखूं तो इस तरह की चीज़ें होती रही कि जी चले हम अपने हमारे डिज़ाइन स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर टेम्पलेटेड चीज़ें आती थी कि जी ये टेम्पलेट्स हैं, हज़ारों टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं और आप उससे लेकर और अपना काम कर सकते हैं डिज़ाइन का। तो एआई जो है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको एडवांस ले लें फ़िलहाल के लिए, जितनी अभी तक एडवांसमेंट्स हुई हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ता है। तो अगर आप करते रहेंगे यू विल डेफिनेटली कॉप अप। पुरानी जॉब्स जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, ये तो होगा ही। पुराने बिजनेसेस बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, नए बिजनेसेस आएंगे। सो ये 25 साल से मैं देख रहा हूँ और ये होता रहेगा। मतलब अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अडेप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी ये रहनी चाहिए। बाकी कुछ भी आता रहे मार्केट के अंदर, आप वो सीखो, आगे बढ़ जाओ। मतलब कोई अगर फिक्स्ड माइंडसेट से काम करने बैठ गया है कि मैंने ये चीज़ सीख ली, अब मैं कोई नई चीज़ नहीं सीखूंगा, तो वो नहीं हो सकता, वो मारा जाएगा, वो मारा जाएगा, आ जाएगी जब। सही सही सही। सर, जेनजी से वास्ता बड़ा है अभी आपका मतलब कंपनी के अंदर कोई ऐसी? बिल्कुल। कैसे डिफरेंट है सर ये? कुछ पॉजिटिव होंगे, एक चीज़ जो देखिए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई थिंक इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि जो उनके सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइडेड ऑलरेडी हो चुकी है ना, हमने तो नहीं इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया देखा था, ये मोबाइल था हमारे पास। सो द speed of information and the speed of getting more satisfaction, having more dopamine hits is too frequent and too high कि उनके लिए अब पेशेंट होना किसी भी मामले में बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नेचर तो चेंज नहीं होगा। आपका करियर और आपकी रिलेशनशिप, दे बोथ टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने शायद अगर वो चीज़ 5 साल में लर्न की है तो वो शायद 10-15 साल में लर्न करेंगे कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो उनके लिए उनको ये चीज़ समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम दे आर टू इंटेलिजेंट टू एक्चुअली टेक थिंग्स अप। बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो सेठिया कल्चर हुआ करता था, वो ऑफ कोर्स इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा पुशी है कि जी वो बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। हाँ, सही। तो हमारे ज़माने में जो बर्दाश्त हो जाती थी चीज़ें कि ठीक है वो जिस तरह चल रही हैं उस तरह चल रही हैं, लोग जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मामला। हमने कुछ हद तक ना ग्लोरीफाई भी किया उसको, उस एक्सप्लॉइटेशन को ग्लोरीफाई भी किया कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। बट ये एक बैलेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में। इतना एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना रिलैक्सेशन भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं करना, बात पे ही। ठीक है ना। आप अगर ये समझ रहे हैं कि जी बिल्कुल ही कोई 9 to 5 करके आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और ये बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस, तो चीज़ें तो मेहनत मांगती हैं, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। तो
ये तो ज़रूरी है। तो ये दोनों इसके प्लस माइनसेस हैं, सही तो ये दोनों हैं। कुछ एडवाइस दें सर स्पेसिफिकली यूथ के लिए, फिर आगे पेरेंट्स के लिए, इसको स्टेप वाइज करते हैं। फिर ज़रा अगर जो अभी इस टाइम यूथ है या जो अभी समझ लें O-levels A-levels वाले बच्चे हैं, अभी जाएंगे अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एंटर होंगे, तो किन चीज़ों को अभी से ज़रा फोकस करके रखें? देखिए अपनी जो भी उनका वो है ना, देखिए एक एडवाइस मैं दूंगा, शायद ये प्रॉब्ली इतनी स्पेसिफिक टू करियर नहीं है, बट ये समहाउ टच करती है करियर को, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली ओनरशिप के हवाले से, पेशेंस के हवाले से। तो मैं इस चीज़ के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स के अंदर शो ऑफ करने की जो एक वो आ गई है नेचर, फ्लेक्स उससे जो है ना उनका अंदर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट शोइंग ऑफ, क्या आपने खाया, कहाँ आपने ट्रैवल किया या नहीं किया, इट डजेंट मैटर। इतना डिप्रेशन क्रिएट हो गया बच्चों में कि वो एक मुकाबले के अंदर जो है ना आ गए, और ये हमें काउंसिल करना चाहिए। ये हम बहुत उसको निगलेक्ट करते हैं, बट ये कंटिन्यूस स्ट्रेस ना सिर्फ उनकी हेल्थ ख़राब करेगा, बल्कि उनको आप जितना भी अच्छा कर लें चीज़ों को, लेकिन अगर ये मेंटल प्रेशर इनके ऊपर से नहीं हटेगा तो वो नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम की हद तक नहीं, आप लिंक्डइन भी खोल लें तो उसमें भी हर कोई अचीव कर रहा है सब कुछ, ठीक है। हर बंदे ने जो है ना पता नहीं दुनिया जो है ना फतह कर ली है। तो अगर आप उन लिंक्डइन के ऊपर जाके आप ये देखेंगे कि जी ये तो सब फतह कर रहे हैं, मैं ये बैठा हुआ जो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो आप अगेन डिप्रेशन में जाएंगे। सो लिंक्डइन को बस उसी हवाले से देखें कि बस ये ऐसे ही चलती रहती चीज़ें। तो ये ट्रेनिंग बहुत होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, दिस इज़ रियल। सही बात है। हमारे वो एक मेंटोर हैं, वो बोलते थे आजकल जो है ना वो खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखना इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जैक्टली। तो वो बंदा जो है ना बस देखें तो यार उसकी, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, ऐसा तो नहीं है जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली मुनासिब बात है। अल्लाह करे समझ में आ जाए, हमें भी समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ पेरेंट्स के लिए सर एडवाइस दें। पेरेंट्स के लिए हम खुद लर्न कर रहे हैं अभी तक चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से तो देखें कोई भी ऐसी कोई वंस फॉर ऑल एडवाइस नहीं होती। हर किसी का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनके सोशल स्टेटसेस अलग होते हैं। बट एक चीज़ हमेशा जो है वो कंसिस्टेंट होती है, वो ये है कि बस पेरेंट्स अपने बच्चों को कोशिश करें कि वो उनको सही तरीके से सही पाथ पर गाइड करें, क्योंकि स्कूल्स का काम तो ऑफ कोर्स पढ़ाना है, लेकिन तरबियत जो है वो बच्चों की पेरेंट्स के हाथ में होती है। स्कूल तरबियत नहीं कर सकता। तो वो तरबियत वाला जो पार्ट है, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया है कि ये जो कल्चर रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है कि जहाँ पर थोड़ा तरबियत का फुकदान नज़र आता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। हर काम स्कूल नहीं करता। अच्छा, अभी वो जो आपने कंपैरिजन वाली बात करी ना यूथ के लिए, अब मैं एज एन एजुकेटर देखूँ ना तो हमारे वन ऑफ द बिग चैलेंजेस इज़ कि एक पेरेंट हमारे पास आया, उसने हमारी फ़िलासफ़ी को सुना, हमारे प्रोमिनेंट फीचर्स को सुना कि अच्छा हाँ यहाँ पर ओनरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे जो है वो मास्टरी की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात हो रही है, पर्सनलाइज प्लान की बात हो रही है। उसने अपने बच्चे को एडमिशन करा दिया। अब वो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, लेकिन उसके 2 बहन भाई और हैं और 1.5 साल का कज़न है। वो जा रहे हैं उसी कन्वेंशनल सेटअप के ऊपर, वही उसी रिवायती स्कूलों के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे हर चीज़ जो है वो रिपोर्ट कार्ड्स की सूरत में सामने प्रेजेंट की जा रही है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो अब ना उस चीज़ के ऊपर अपने बच्चे से गैर ज़रूरी तौर पे ना एक कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं कि यार वहाँ पे तो हमारा बच्चे ने ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, वो आगे पहुँच गया, उसके पास सर्टिफिकेट्स भी आता है, ये भी आता है, वो फलाना दिमाग। तो ये जो एक कंपैरिजन करने वाली चीज़ है ना, ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज है। इसके ऊपर अगर कुछ हो जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि इसी चीज़ से कनेक्टेड एक दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंटिंग के अंदर जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर जो पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करना है ना,
ये एक चैलेंज है। मतलब हमने पर्सनलाइज लर्निंग का प्लान दे दिया, बच्चा अपने मॉडल के ऊपर पढ़ रहा है, अपने पेज के ऊपर पढ़ रहा है, तो पेरेंट की तरफ से एक कंटिन्यूस शिकायत है कि सर आप लोगों का तो होमवर्क की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, आप तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई होमवर्क नहीं देते, आप लोगों की तो डायरी भी नहीं है, तो हमारा बच्चा घर पे फारिग रहता है, तो आप उसको होमवर्क इसलिए दे दें कि वो घर पे मसरूफ़ हो जाए। तो होमवर्क के देने की उनकी फ़िलासफ़ी है। अब यहाँ पे ना मतलब हमारी अच्छी खासी एनर्जी इस बात पे जा रही है, इस चीज़ पे कन्विंस करने के ऊपर जा रही है कि भाई होमवर्क उस टाइम दिया जाएगा जब उसकी जेन्युइन नीड होगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम में होमवर्क जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चा काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी नोटबुक्स के अंदर काम आ रहा है, सब चीज़ें नज़र आ रहा है कि मुझे भाई एक किताब उसने स्टार्ट करी थी, अब इतनी अच्छी प्रोग्रेशन उसकी हो गई है, लेकिन होमवर्क इसलिए दे दें क्योंकि वो घर के अंदर जो है ना मसरूफ़ हो जाए, क्योंकि वो घर में तंग कर रहा है, फिर जाहिर सी बात है। तो इस हवाले से कुछ अगर इनसाइट शेयर करें आप। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें भी लग रहा था कि शुरू में जब अहमद ने स्टार्ट किया और वो आते थे, और लेकिन इस हवाले से मेरी वासे अब्दुल वासित सर से भी बात हुई थी। इसमें होता क्या है कि जब कुछ चीज़ें आप ओपन एंडेड रखते हैं, तब जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे अगर इस इंटरव्यू में ये कहें कि जी आप बात करें और मैं चुप बैठा हूँ, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, आप बताएं जो, अब इतनी ओपन एंडेड बात है कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी एंगल में बात जा सकती है, ठीक है। जबकि आप अगर कोई सवाल करेंगे तो दैट विल टेक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सही है। तो होमवर्क या आप उसे ये कर लें कि असाइनमेंट या टास्क या कोई पर्टिकुलर पाथ एक्चुअली डिसाइड करता है बच्चे के लिए कि वो इतना चीज़ों को ओपन एंडेड नहीं रखा जाता, बल्कि आप उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाते हैं और कहते हैं कि जी देखिए, आपको मिसाल के तौर पे अगर चलें, नीड नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर नीड है या उन्हें कोई करना है कोई चीज़, तो वो एक आध घंटा इस डायरेक्शन में चीज़ें करें, ताकि वो जब एक, क्योंकि बच्चा इतना ओपन माइंडेड होता है कि वो बच्चों की, मैं आप छोड़ें, बड़े भी नहीं कर पाते अगर उन्हें ओपन हैंडेड छोड़ दिया जाए, वो कहेंगे कि ठीक है चले, पता नहीं क्या करना है, दे विल कंफ्यूज, कहाँ से शुरू करूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि डायरेक्शन ज़रूरी है। अच्छा, अगर होमवर्क ज़रूरी है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, इसी के अंदर जो ना एक कंटिन्यूशन के अंदर एक बात है कि अभी आप वो यूथ के लिए बात कर रहे थे ना कि वो कंपैरिजन के अंदर आ जाते हैं और वो जो है वो लाइमलाइट की वजह से जो है ना वो कुछ हो जाता। अब हमें एज एजुकेटर्स ये इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है ना टीएलएस के अंदर, तो वो तो इन फैंसी टर्म्स की वजह से आ रहा है कि भाई वो इंडिपेंडेंट लर्निंग है, पर्सनलाइज लर्निंग है, ठीक है, और मास्टरी बेस्ड लर्निंग है, सब कुछ। तो वो ओरिएंटेशन के अंदर तो पेरेंट्स बिल्कुल लूप के अंदर होते हैं, हाँ ठीक है सही है, बट लेट्स से 6 मंथ्स डाउन द रोड अब वो उनको हमारी तरफ से वो डोज मुसलसल नहीं जा रही, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर तो हैं, तो अब उनके बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं या उस बच्चे के कज़न्स दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो डोज मिल रही है कि उनको होमवर्क भी रोज़ाना मिल रहा है, उनकी रिपोर्ट कार्ड्स भी आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर जो है ना वो एक चैलेंज का सामना हमें करना पड़ रहा है। पेरेंट्स की तरफ से हमें ये बात आ रही है कि सर आपका तो होमवर्क ही नहीं आता, आपकी तो रिपोर्ट कार्ड्स ही जनरेट नहीं होती, आपकी तो पोजीशंस भी नहीं आती 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है आपके ख्याल में कि वो इस चीज़ को जो है ना वो कैटर करें, देखें कि भाई हमने किस मकसद से टीएलएस के अंदर बच्चे को जो है वो एडमिशन कराया था। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम एडमिशन करा रहे हैं इस तरह के स्कूल में जहाँ पर स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल स्कूल से हटकर एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, तो आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। चूँकि मैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूँ इन चीज़ों को कि इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है वो इटसेल्फ अकेले तो आप अचीव कर नहीं सकते, और डिफरेंट ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं आप उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन कोई वो एप्पल ऑरेंजेस का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है हाँ, थोड़ा सा ये अवेयरनेस की बात है, और जो भी कम्युनिकेशन आप स्कूल के एंड से हो रहा है और जो पेरेंट्स के एंड से हो रहा है, आई थिंक वी शुड बी मोर इन टच इन दैट मैनर कि उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग दे कि जी कंपैरिजन ये बनता नहीं, ये अलग सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये अलग सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, और जो वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हैं वो वोकेबलरी उन्हें समझ में आ रही हो, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग उनकी भी डेवलप हो जाए। और इसके साथ साथ एक काम और भी हो सकता है कि
एक पेरेंट्स की कम्युनिटी बनाई जाए। जब आप कोई बात कर रहे हैं और उसमें कोई डिस्कशन हो रहा है तो फिर वो एक पब्लिकली भी उसको डिस्कस किया जा सकता है। इस तरह के सेशंस मेरे ख्याल में पहले हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसी टॉपिक पर हुए हैं या डिफरेंट टॉपिक्स पर। हर साल मतलब हमारे पास कुछ सेट नंबर ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस होते हैं जो कि हर साल होते हैं। उनकी क्वांटिटी हमने बढ़ाई इस वजह से कि इस बात की तकरार जो है ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक चैलेंज है जब एक चीज़ जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऑफ कोर्स उसके सेट ऑफ रूल्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। और एक और मिसकंसेप्शन जो शायद वो इंडिपेंडेंट लर्निंग के नाम से अटैच्ड हो गया ना, वो ये कि अब बच्चा तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो बस इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो करेगा कुछ भी जब भी करेगा। तो हमारी तरफ से मतलब ये बात एडवोकेट की जाती है कि भाई आपने घर पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बच्चे को पढ़ाना नहीं है लेकिन पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बच्चा बैठेगा, उसको पता है कि मुझे स्कूल की तरफ से होमवर्क नहीं मिला हुआ, लेकिन हर किताब को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या जो राइट रिसोर्सेज हैं वो सारे मेरे पास हैं। तो अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं एक्सीलेंस हासिल कर सकता हूँ, मैं 1 महीने के अंदर एक किताब ख़त्म कर सकता हूँ। तो लेकिन वो पढ़ने का, घर पे पढ़ने का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए बिठाना, ये प्राइमरीली वो जिम्मेदारी जो है ना पेरेंट्स की तरफ जाती है। तो ये जो है ना एक शायद इसमें एक थोड़ा पॉइंट मैं ऐड ये करूँगा कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, उसे आप चेंज कर नहीं सकते। क्योंकि हम जिस तरह हम किसी डिज़ाइन के अंदर एक बात करते हैं कि दैट्स अ ह्यूमन नेचर, तो हम डिज़ाइन उससे ह्यूमन नेचर के हिसाब से करते हैं, ना कि ह्यूमन नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सही है। तो अब जब आप ये कहेंगे जी पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि उनके एंड के ऊपर कितना टाइम उन्हें मिल पाता है इन चीज़ों का कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएँ। बाज़ केसेस के अंदर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में भी रह रहे हैं, बाज़ केसेस में लोग कहीं पर फादर बहुत ज़्यादा बिजी हैं या मदर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या बच्चे हैं और भी हैं जिन्हें टाइम देना है। बिल्कुल बहुत सारे मामलात होते हैं घरों के अंदर। तो आप जब उसे आई थिंक उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर अंडरस्टैंड करें तो प्रोबब्ली शायद उसका कोई मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि ट्रिगर करे बच्चों को। मैं ज़ाहिर सी बात है इसका आंसर तो नहीं दे सकता, बट मैं एक मैकेनिज्म आपको बता सकता हूँ कि जब हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी चीज़ का बनाते हैं तो ही हम फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे। अब इसके प्रॉब्ली 10 रीजंस हो सकते हैं। इन 10 में से अगर आप 5 भी सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्ली 50% पेरेंट्स को ये इनेबल कर देंगे जी वो या तो टाइम दे दें या फिर बच्चा खुद से करना शुरू कर दे। हाँ सर, और यही बात ना कन्वर्ज मतलब अच्छी बात ना डिस्कशन के अंदर आ रही है, क्योंकि ये बात आगे कन्वर्ज होती है क्योंकि उनकी मसरूफियात ज़्यादा हैं और उसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एक प्रेशर ये है कि सर आप लोग रोज़ाना होमवर्क दे दिया करें, तो अब वो उसकी वजह ये नहीं है कि उस बच्चे की लर्निंग रुकी हुई है। वो मेरे पास नज़र आ रहा है कि भाई उसका काम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चल रहा है, वो हर किताब के अंदर जो है वो प्रोग्रेशन हासिल कर रहा है, लेकिन चूँकि घर के अंदर वो फ्री नज़र आ रहा है या उसके पास वो राइट मीनिंगफुल इंगेजमेंट नहीं है, तो वो प्रेशर ना ट्रांसफ़र होता है स्कूल के ऊपर कि सर आप दे देना, लिखने के लिए दे दें कुछ, मतलब फॉर नो रीज़न कोई काम हो जाए, बस ये बैठ के एक जगह पे टिक के काम कर ले, घर पे जो है ना डिस्टर्ब ना करे। तो ये आई थिंक ये तो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए कि अगर होमवर्क नहीं है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़ करने की, कोई फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर ले वो, बिल्कुल ऐसे तो इट्स टोटली फाइन। आई थिंक ये तो फिर ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसका कोई इतना बड़ा मेरा ख्याल में मसला नहीं है। ये इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अल्लाह करे हमें भी समझ में आ जाए सारी चीज़ें, पेरेंट्स को भी समझ में आ जाए, सारी कम्युनिटी को समझ में आ जाए। बस ये जो सर ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है ना, इसकी वजह ये है कि जब एक गलत प्रैक्टिस इतने ज़ोरों शोर से मार्केट में चल रही है ना और उसको इतनी एफर्ट्स के साथ फैलाया जा रहा है, तो हमारी तरफ से भी ये सवालात उठना या ये वाले चैलेंजेस का आना कम उस टाइम होगा जब हम अपनी एफर्ट्स जो है ना वो बढ़ाएंगे ज़्यादा से, इस बात को ज़्यादा एडवोकेट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी।